अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में आजकल बात हो रही है जनाब कुछ माशी मामलात पे, और पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है जो मुल्क की इस वक्त जारी माशी सूरत हाल इस हवाले से। देखने वाले बहुत सारे पैगाम भेजे और चाहते हैं अवामी मसाइल के हवाले से भी इस तरह प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। यकीनन कोशिश यही है कि अवामी मसाइल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए, और साथ साथ प्रोग्राम का कुछ फॉर्मेट ऐसा है जिसमें हम आपके सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। तो सिलसिला इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। बहुत सारे आपके पैगाम मौसूल होते हैं बज़रिया सोशल मीडिया, और लोग अपने सवालात भेजते हैं। कोशिश यही होती है कि जब हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर या जितने भी हमारे जो स्केड्यूल गेस्ट होते हैं उनसे आपकी बीमारियों के हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। और बहुत सारे क्योंकि सवालात होते हैं, एक प्रोग्राम में मुमकिन नहीं हो पाता कि सारे सवालात को शामिल किया जाए, लेकिन उन सारे सवालों को कहीं ना कहीं अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल कर लेते हैं। तो जनाब ये सिलसिला भी जारी रहेगा। इसके अलावा एक और सिलसिला हमने शुरू कर रखा है। लोग अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, और जब भी हमें वक्तन फ़वक्तन मौका मिलता है प्रोग्राम में देखने वालों को भी मौका देते हैं कि वो शामिल हों और अपने दिल की बात कहें, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल है उसके हवाले से प्रोग्राम में बात करें। तो सिलसिला आज कोशिश करेंगे थोड़ी देर के लिए हमारे पास क्योंकि वक्त है, तो इसमें देखने वालों को मौका देंगे। कुछ देर बाद स्क्रीन पर बल्कि आपके नंबर आ चुका है, इस नंबर के ऊपर आप जो स्क्रीन पर आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है, कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जनाब आपसे भी आज प्रोग्राम में बात होगी। बात हो रही थी गुज़िश्ता रोज़ महंगाई के हवाले से और मौशी पॉलिसीज़ के हवाले से। क्या मईशत में बेहतरी नज़र आ रही है, फ़ैसला आपने करना है। तो बहरहाल अशिया खुर्दनोश की कीमतें एक सबसे बड़ा एक अहम मसला है, एक आम आदमी के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए, कि उसकी क़ुव्वत ख़रीद बुरी तरह मुतासर हुई है, और इस ज़िम्न में हुकूमत जो है वो कोई काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। तकलीफ़ से बात है, अभी सख्त बात है कि हुकूमत के जो बैठे हुए लोग हैं, वज़रा हैं, उनको बड़ी नागवार ये बात गुजरती है जब इन तमाम चीज़ों की तरफ निशानदेही करवाई जाती है। सुबह से लेकर शाम तक बयान दिए जाते हैं, हुकूमती पॉलिसीज़ का दिफा भी कहीं ना कहीं होता है, लेकिन उससे ज़्यादा कोशिश ये होती है कि माजी में जो हुकूमतें रही हैं उनके हवाले से ज़्यादा तनकीद की जाए। तो ये सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मसाइल के हल के लिए कब संजीदगी का मुज़ाहरा किया जाएगा। और एक तवील अरसा इस चीज़ को हो चुका है कि एक स्कैंडल और उसके बाद फिर दूसरा स्कैंडल और उसके बाद फिर तीसरा स्कैंडल, तो इस तरह ये ना रुकने वाला स्कैंडल्स का सिलसिला भी जारी रहता है। तो जनाब ये सिलसिला भी जारी है। ब्रॉडशीट का मसला आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि एक स्कैंडल उसके बाद दूसरा स्कैंडल, और उसका नतीजा हमेशा की तरह सिफर ही निकलता है। तो इसका भी कोई हासिल हुसूल नज़र नहीं आता। लोग ये जानना चाहते हैं कि इन सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ये सारी बातें हो रही हैं, इन सब का क्या नतीजा निकलना है। तो बहरहाल ये सारे हो रहे हैं, इल्ज़ामात लग रहे हैं, बयानात एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा निकलता नज़र नहीं आ रहा। ना अवामी मसाइल के ऊपर किसी की तवज्जो है, और ना इसके अलावा जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सूरत हाल है और दीगर मामला हैं, इसके हवाले से कोई काम करता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल जी, दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत है, उनके हवाले से बात कर लेते। कल ख़ास तौर पर जो ज़मीनी इंतखाब था PS52 का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह कामयाब उसमें हो गए हैं। अरबाब ग़ुलाम नई दूसरे नंबर पर आए, साबिक चीफ मिनिस्टर, उनको GDA से अब तो उनका ताल्लुक़ है, तो वो दूसरे नंबर पर आए हैं। तो ये भी बड़ी कल पॉलिटिकल गहमा गहमी जो है वो जारी थी उमरकोट के अंदर, वो भी ख़बरों में सारा दिन जो है वो नशर किया गया। तो बहरहाल ये सिलसिला भी दूसरी तरफ जारी है। और फिर अब जो अपोजिशन है, PDM का जो शक्ल में एक इत्तेहाद बना है, आपके इल्म में यकीनन अब आ चुका होगा, और अगर नहीं आया तो ये आपकी गलती है। तो 11 जमातों का जो अपोजिशन का एक अलाइंस बना है, वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं, और उसकी तैयारियां सुबह से ही जारी हैं। ख़बरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है उसके बाहर रुकावटें लगाई जा रही हैं, और वो अब एक मुआज़ जंग जो है वो बनता जा रहा है। तो ये एहतजाज से पहले की सूरत हाल है। तो बहरहाल जी, पुरअमन एहतजाज का हक़ सबको हासिल है, और उम्मीद भी यही रखते हैं कि अपोजिशन जो है एहतजाज यकीनन करे, लेकिन जो अमन अमान की सूरत हाल है उसका ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी ये फरमा रहे हैं कि जी एहतजाज तो हक़ है, लेकिन पुरअमन एहतजाज ही होना चाहिए, और अगर किसी किस्म का वायलेंस हुआ तो फिर स्टेट जो है वो हक़ रखती है कि वो इसको कंट्रोल करे, और ये जो है इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो बहरहाल ये तमाम मामला हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी तरफ जो माशी मामला के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही थी उसके ऊपर बात करेंगे, और सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू कर रही हैं।
तो इस वक्त हमारे मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, बड़े ख़ास मेहमान हैं हमारे साथ, प्रोग्राम्स में आजकल शरीक हो रहे हैं, उनसे बड़ी खुलकर बात होती है तमाम मामला पर मईशत के हवाले से, ख़ास तौर पर मलिक बोस्तान साहब, उनको मैं खुशामदीद दूँगा। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है? मलिक साहब, अभी बात हो रही है, कुछ देर पहले भी हो रही थी, लोग सवाल भेजते हैं, कहते हैं आप जी मईशत के बारे में बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें तो आप बताते हैं, लेकिन आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। और फिर अब लोगों को भी समझ लग गई है कि जनाब डॉलर की जो पोजीशन है ये इसमें क्यों इस्तेकाम नहीं आ रहा है, और दीगर जो मामलात हैं वो कंट्रोल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इसकी क्या वजह मलिक साहब, ये ज़रा हमें समझाएं। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के लिए नासूर है ना, वो है हमारी इस वक्त आवाम के लिए महंगाई है। महंगाई है, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इससे 2 वक्त की रोटी से भी लोग इस वक्त ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के 70 लाख घराने ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है, ऐसा ही, और जिनकी आमदनी $2 है, बिल्कुल सही, पर डे। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, इस्लामी मुल्क होती है भी हम अपने लोगों की दादरसी नहीं कर रहे। मैं समझ बासीत ये पाकिस्तान में बड़ा अल्लाह का करम है, इस वक्त दुनिया में GDP के हिसाब से नंबर 1 डोनेशन देने वाला मुल्क है। ऐसा ही है, अगर ये ना होता तो ये लोग सारे आज भूखे मारे होते। बिल्कुल ठीक। हमारा कोई ना कोई जो भी किसको जितनी तौफीक है वो अपने हमसाये के, अपने रिश्तेदारों की, अपने अजीज़ दोस्तों की मदद करते हैं। और ख़ास कर ज़कात का जो सिस्टम है इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए नाफिज़ कराया है। और ये अगर पाकिस्तान में सही नाफिज़ हो जाए तो पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं मरेगा, पाकिस्तान तरक्की भी कर जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये अल्लाह करे हम सबको इसकी चलने की तौफीक है, सूद के बजाय हम ज़कात पे चले जाएं और बैतुल माल पे चले जाएं। तो यही इस्लाम की बुलंदियों का बेसिक महवर था, माशत का ज़रिया था। बिल्कुल ठीक है। तो इस वक्त हुकूमत जो है इसके लिए ख़ुद भी ये परेशान है। मैं समझता हूँ कोशिश बड़ी करते हैं, हाथ पाँव बड़ी मारे हैं, लेकिन मर्द बढ़ता गया जूं जूं दुआ की। लेकिन मलिक साहब ये क्या चक्कर है, ये कोशिश तो करते हैं, हाथ पैर भी बड़े मारते हैं, लेकिन अगले दिन भी ये बात हो रही थी कि एक स्कैंडल उसके बाद दूसरा, आज का ब्रॉडशीट का मसला है। अब एक आम पाकिस्तानी ये सवाल करता है, कहता है जी हमारा इससे क्या लेना देना है कि आप लंदन में किसी की प्रॉपर्टी निकालने के लिए किसी को हायर करें ना करें, नतीजा इसका सिफर ही निकलना, ये बात भी तय है, तो हासिल उसूल इससे क्या होना है? देखो ये सिर्फ हम अपने कहते हैं इंतकाम की आग बुझाने के लिए सारे काम करते हैं। जो एक दूसरे का मुखालिफ बरसर किरदार आता है तो उसको कुछ नहीं पता, तो उसके जो मुशीर होते हैं और जो उसके साथ हवारी होते हैं और जो जिनका काम ही चाबलूसी करके अपना वक्त चलाना, तो उनको यही कहते हैं जी बस इसने बड़ी करप्शन की है। स्टोरियाँ तो चल रही होती हैं ऑलरेडी, तो उन स्टोरियों को मद्देनजर रख के हालांकि प्रूफ देना सबसे बड़ी मुश्किल काम होता है। और जो इतने बड़े काम करते हैं हाई लेवल पे, तो वो आपका ख्याल सबूत छोड़ के जाएगा, ये तो बेवकूफ़ वाली बात है। तो वो सबूत सारे मिट चुके होते हैं, आखिर नतीजा यही है जो आज निकला ब्रेडशीट का। और हमें तक बजाय लेने के देने पड़ गए, यानी कि बजाय कुछ निकालते 20% तो कई गुना में देना पड़ गया, तो आज बदनामी अलग हो रही है। और इसी तरह हमारी मैं समझता हूँ बदकिस्मती है, मलेशिया में हमारा त्यारा जो है वो मैं उसी तरफ आ रहा था जी, आपने निशानदेही कर दी। और उधर से रेकोडेक का मसला चल रहा है, $6 अरब के हमारे ऊपर प्लेंटी लगी हुई है जी, उसको सही केस हैंडल ना करने की वजह से आज हमारे ऊपर सर पे जो तलवार है लटकी हुई है पाकिस्तान के, किसी वक्त भी अगर असास फ्रीज होते हैं तो ना तो पाकिस्तान जहाँ जैसे मलेशिया में होगा ये पूरी दुनिया हमारे साथ हो सकता है। बिल्कुल सही। अभी भी होश के नाखा लेने चाहिए हुकूमत को, चाहे किसी ने भी गलती की है। अब जो मौजूदा हुकूमत है इसका फ़र्ज़ बनता है कि उस गलतियों को ख़त्म करे और मुल्क को रेपुटेशन सही करे, तभी जाके पाकिस्तान का मैच बेहतर होगा। इस वक्त हमारा मैच इंटरनेशनली बहुत ख़राब जा रहा है। तो मलिक साहब अब होना तो ये चाहिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके ऊपर काम करें जो माजी में जो कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक सूरत हाल यही है कि माजी की हुकूमतों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। अभी आपको जो है वो 2300 अरब जो है उसमें अदा करना है सर्कुलर डेट में, और ये इस तरह आपका मसला जो है वो पेचीदा होता जा रहा है। अब ये अगर पिछली हुकूमतों को ज़िम्मेदार ठहराते रहेंगे और मामलात को हल नहीं करेंगे तो काम आगे कैसे बढ़ेगा, ये तो समझाएं। अभी तो मामला जैसे तैसे चल रहे हैं, ठीक है, आपने निशानदेही की पिछले प्रोग्राम में कि जी सूरत हाल बेहतर हो रही है, लेकिन ये मसाइल भी तो हल करना है। ये भी तो बड़ी अल्लाह का बड़ा करम है, नबी पाक के सदक़े इन हालात में, कोरोना में पूरी दुनिया की मैशतें बैठ की हैं, पाकिस्तान की मैसेज जो है वो टेक ऑफ कर रही है। तो मैं समझता हूँ ये हमारी जो एक्सपोर्टरों से और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ख़ास तौर पर इस वक्त 6 महीने तक ऑर्डर बुक नहीं हो रहे, यानी 6 महीने के बाद बुक हो रहे हैं। और वो अभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे, उनका मुतालबा है कि जो
हुकूमत ने पिछले साल IMF के कहने पे हमारे ऊपर 20% सेल टैक्स लगाया है। जी। ये अगर वापस ले ले, जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लगाया है 0% पे ले ले, तो हम इसको 20 अरब डॉलर तक ले जा सकते हैं। टेक्सटाइल, खाली टेक्सटाइल की बात करें, बिल्कुल सही। ये अल्लाह का खुसूसी कर्म है। कोई ना कोई जब भी पाकिस्तान पे क्राइसिस आता है, साथ से इनाम भी आ जाता है। तो ये इनाम आया है और पूरी दुनिया के आर्डर जो है इस पाकिस्तान को टेक्सटाइल पे मिल रहे हैं, और खास तौर पर जो अमेरिका और चाइना की चेकलिस्ट बनी है, और उसके अमेरिका ने वो आर्डर पाकिस्तान को दे दिए, और चाइना ने भी पाकिस्तान को ड्यूटियाँ कम की हैं ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े। तो इससे हमने फ़ायदा उठाने की बात है। तो हुकूमत को जो है इस पे मतलब ठंडे दिल से और बड़े होश के साथ जो भी स्टेक होल्डर है उन्हें बुलाएं, और उनका अगर ये मुतालबा है 20% सेल टैक्स, हालांकि उनको वापस करना होता है, लेकिन रिफंड का इतना मुश्किल प्रोसेस है। और छोटा जो ट्रेडर है, छोटा जो एक्सपोर्टर है, उसका कैपिटल जो अगर फ्रंट में चला जाए तो वो फिर वर्किंग कैपिटल किस तरह वो मूव करेगा और किस तरह ऑर्डर ले रिप्लेस करेगा। तो मैं समझता हूँ उनका ये मुतालबा जायज़ है कि इसको ख़त्म ही कर दें, बजाय आप कहें जी वो पूरा दिन चक्कर ही लगाते रहते हैं, फिर रिश्वत भी देनी पड़ती है। या तो इसको डिजिटलाइज करें। अभी उन्होंने फास्टर निज़ाम बनाया तो है, लेकिन उसमें उतना रिजल्ट नहीं है जिस तरह निकलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं बताता हूँ, इस वक्त दुनिया में पूरी दुनिया को अपनी इकानमी को डिजिटलाइज किया जा रहा है, और पाकिस्तान का बैड लक हमारे इस वक्त पिछले साल हमारे तकरीबन 29 लाख लोगों ने टैक्स रिटर्न जमा कराई थी, इस तक 17 लाख लोगों ने कराएंगे, 40% कम हो गया। बिल्कुल। और सिर्फ हमारे मतलब बहुत कम लोग जो है वो टैक्स देते हैं। 20 करोड़ की आबादी है और उसमें 1% भी हम नहीं मतलब दे रहे, अगर 20 लाख होना चाहिए कम अज कम। ऐसा ही है। और उसमें 3000 आदमी वो हैं जो कि 70% देते हैं, बाकी तो बराए नाम ही देते हैं, बस रिटर्न के वो अपनी फैसिलिटियाँ ले। तो मौलवी साहब गलती कहाँ पर है आपके ख्याल में? हम ये जानने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो चीज़ें बड़ी पेचीदा है, ना कोई वन विंडो ऑपरेशन के ऊपर बात करता है, ना रेगुलेशंस के ऊपर बात करता है। अब इतनी ज़्यादा अगर इसमें पेचीदगियाँ होंगी टैक्सेस के हवाले से, कैसे लोग टैक्स नेट में आएंगे ये तो बताएं। और फिर एक आम पाकिस्तानी ये पूछता है कि जी हमें उसके बदले क्या मिलता है। सड़कों का हाल देखें आप, शहर कराची में मैं और आप रहते हैं इस वक्त जो हम देते क्या हमें कुछ मिलेगा, हम कुछ देते नहीं है। सबसे पहली तो चीज़ ये है ना जी, यानी कि 20 करोड़ में आप 20 लाख उसमें से 3000 बड़े टैक्स पेयर हैं, बाकी तो है ही नहीं। बाकी 1000-2000 वाले हैं, सिर्फ वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और फायदे उससे ज्यादा उठा लेते हैं। तो ये हमें भी सोचना चाहिए, हम कुछ नहीं देते मुल्क को, बहुत कम लोग हैं जो मुल्क को दे रहे हैं। हमें पहले तो अपनी ये माँ है हमारी, और इसको हमने अगर हम बूढ़ी हो जाए तो बच्चे उसको संभालते हैं, तो अब हमें इसको संभालना है, टैक्स अपने हिस्से का देना है। हुकूमत को भी चाहिए कि डिजिटल इकानमी का दौर है और पूरी इकानमी को डिजिटलाइज कर दें, और ये जो रोना है ना ये भी ख़त्म हो जाएगा कि अगर आप अपना टैक्स रिटर्न ऑनलाइन कराते हैं। इससे तो एक तो रेवेन्यू आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इंडिया की और चाइना की मिसाल हमारे सामने है, उनको जो भी टैक्स रिटर्न है उनके ऑनलाइन है, उसमें कोई अमेंडमेंट करते हैं वो भी ऑनलाइन है, उनको अगर रिफंड लेना तो वो भी ऑनलाइन है, 24 घंटे में उनका हर चीज़ सेटल हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है। जब से उन्होंने अपनी इकानमी को डिजिटलाइज किया है, इंडिया तरक्की कर रहा है। चाइना आपके सामने है, चाइना ने तो मतलब 76% उनकी मोबाइल इकानमी है। ऐसा ही है, ऐसा ही पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल पेमेंट की मार्केट है। तो मैं समझे आज से 1970 में पाकिस्तान की हालत इन तमाम कंट्री से अच्छी थी, और चाइना में 97% गुर्बत थी, लोग यानी कि $2 से भी कम अपनी उनकी इनकम थी। बिल्कुल। और उसने अपने लोगों को, वो हमारे महबूब हक साहब थे ना, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आपने तरक्की करनी है तो इंसानी तरक्की पहले करें। बिल्कुल ऐसा। अपने जो आपका वर्कर है, जो आपके सिटीजन है, उनको आप स्किल्ड करें, उन्हें तालीम दें। तो चाइना ने उस बात पे 1970 के बाद अपने लोगों को तरबियत दी, बैरूनी मुल्क उनको तालीम दिलवाई, आज वो हर शोबे में तरक्की करके आज चाइना। तो ये खान साहब नहीं थे फरमाते ये बात कि लोगों के ऊपर लगाना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, तो बड़े हामी थे इस चीज़ के, लेकिन आज क्या हुआ है? आज तो इस बारे में बात ही नहीं वो करते। देखो अब तो हम तालीम दे, इस वक्त हमारे देखो ना 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हो गए, यानी कि मतलब बदकिस्मती की बात है। सही है। जो कल के इसके मेहमान हैं अगर तालीम ही हासिल नहीं करेंगे किस तरह पाकिस्तान तरक्की करेगा? तो हमें हुकूमत जो है उसको भी फ़र्ज बनता है कि अपने लोगों को सहूलतें दे, तालीम से बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। पहली वही जो है वो भी इकरा बिस्मिल्लाह रब्बिक इल्म के ऊपर है। तो इंसान की अज़मत अशहुर मुफ़ाद भी इल्म की वजह से बना है। जब फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला से कहा आदम अलैहिस्सलाम को हम सजदा क्यों करें, तो इसको जो इल्म है वो तुम इल्म हासिल नहीं है। वही उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने नाम बता दिए, तो इल्म की बुनियाद पे बताया ना। इस्लाम और अल्लाह ने इस्लाम और मुसलमानों की जो मेराज है वो इल्म है। जब हमने इल्म को छोड़ा, हम इस वक्त कोई भी पाकिस्तानी का पूरी दुनिया की कोई भी टॉप 10 में एक हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है। हमें इसकी तरफ आना होगा, तालीम और तरबियत में आना होगा, स्किल्ड लोगों को। देखो इस वक्त
डिजिटल इंफॉर्मेशन और आईटी टेक्नोलॉजी का दौर है। बिल्कुल ऐसा ही। और हमारे इस वक्त 60% नौजवान हैं और हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर हम आईटी में लोगों को तरबियत देते हैं, ऐप बनाते हैं, मोबाइल ऐप की बड़ी डिमांड है पूरी दुनिया में इस वक्त। पूरी देखो ना, मोबाइल ऐप पे ही चल रही है सारी। तो आज जैसे मैं पर $10 अरब का टारगेट गवर्नमेंट में रखा है, बड़ी अच्छी बात है। ख्वाब देखेंगे तो हकीकत बन जाएगी। तो मैं समझता हूँ कोई वजह नहीं, अगर मैं ऐसी ऐप बनाएं जिसकी ज़रूरत है दुनिया में, तो पाकिस्तान व्हाट्सएप की मिसाल देख लें। अगर हम हमारी आज ऐप होती तो 10 रुपए भी लगाए तो अगर $20 बिलियन उसकी नेटवर्थ बनती है। पाकिस्तान को ऐसी ऐपें बनानी चाहिए। और अब तो ज़रूरत भी है, जब से व्हाट्सएप वालों ने कहा है कि हम आपकी सिक्योरिटी लीक करेंगे और बेचेंगे, तो अब हमारी तो हर चीज़ फिर महफूज नहीं है। तो हमें इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए हुकूमती सतह पे, और अपने लोगों को ऐप में और टेक्नोलॉजी में और सॉफ्टवेयर में ट्रेनिंग दे के आगे लेकर जाना चाहिए। आईटी पार्क बनाने चाहिए लोगों को, ताकि और पूरी उनकी एक नेटवर्क बनाना चाहिए। पहले इंडस्ट्री का नेटवर्क था, वो तो हमें अल्लाह तक शुक्र, हमने एक वक्त में अरूज भी देखा है, जवाल देखा, अब दोबारा अरूज की तरफ जा रहे हैं। तो आईटी में भी यही हाल, अगर इसमें भी हम अपने नेटवर्क बना लेते हैं तो अरबों डॉलर हम कमा सकते हैं। नहीं मलिक साहब, ये तो ठीक है अरूज की तरफ जा रहा है, लेकिन दूसरे दिन बात हो रही थी इस हवाले से, काम करने के लिए आपके पास कैपेसिटी भी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। सड़क आपके पास मौजूद नहीं है, यहाँ से आप साइट तक जाएं आपको 3 घंटे लग जाएंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते। ये भी तो सारा काम है। अब हुकूमत अगर चाहती है कि ट्रेड आपकी बढ़े, तरक्की करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मुल्क में नए इकोनॉमिक जोन बने, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भी तो काम करने हैं। एसोसिएशन वालों ने तो करना कुछ नहीं है सिवाय लंच डिनर के और फेसबुक के, इसके अलावा तो उनका काम कोई नहीं है। ये कैसे होगा? देखो, स्ट्रक्चर की जो बात है उसके बगैर तो आप तरक्की कर ही नहीं सकते। बुनियाद ही नहीं होगी, सड़क ही नहीं होगी, तो आप मंडी में जाएंगे कैसे? देखो ना, हमारे जो इस वक्त जो आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की है। मोटरवे बनने से पाकिस्तान का बड़ा इमेज बेहतर हुआ है, और ये जो मोटरवे का जाल बिछाया गया है तो इससे उसी की कड़ी है। सी पैक भी देखो, मोटरवे को और रेल को पहले अहमियत दी गई। बिल्कुल सही है। तो इसी तरह छोटे देहातों में भी अगर कारपेट रोड बन जाते हैं तो उनका जो, अब मैं देखता हूँ मनसेरा की तरफ जाएं या दूसरे कंट्री में जाएं, तो वहाँ पे फ्रूट और सब्जियाँ जो है लोग जानवरों को खिला रहे होते हैं, उनकी जीपें होती हैं वो वहाँ पहुँच ही नहीं सकती। वो कहते हैं हमारा किराया इतनी की सब्जी नहीं होती। तो ये चीज़ें सड़कों से में से तरक्की करती है, और हम समझते हैं हुकूमत इस पर प्रायोरिटी दे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर तक, पाकिस्तान अल्लाह ने बड़े वसाइल दिए हर लिहाज से, हर लिहाज से हम टॉप 10 में आते हैं। तो मैं समझता हूँ हुकूमत जो है अगर इस तरफ तवज्जो दे, एक्सपोर्ट को, जो कि हमारी दिन ब दिन टारगेट अगर इस वक्त $25 अरब का है और ये $30 अरब भी हो सकता है, और हमारी वर्कर बिजनेस अल्लाह ताला का बड़ा करम है, तकरीबन $2.5 अरब का टारगेट के करीब हम पहुँच के $30 अरब ये हो जाएगा। अगर हम $60 अरब कमा लेते हैं तो हम तो सरप्लस में ही रहेंगे इंशाल्लाह, और हम कर्जे भी उतर जाएंगे। कोई वजह नहीं, अल्लाह ने पाकिस्तान पे खुसूसी करम किया, और अल्लाह नबी पाक सदके हमारे दिन ब दिन चीज़ें बेहतर हुई। सिर्फ मैनेज करने की ज़रूरत है, गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा कि मैनेजमेंट का इशू है। अगर मैनेजमेंट ठीक हो जाए और बाद बयानात किए बयानात भी थोड़े कम हो जाए ना मलिक साहब, सुबह से लेके शाम तक सिर्फ बयानात हैं और हो कुछ नहीं रहा है, ये लोग इस बारे में भी जो है वो पूछते हैं। दूसरी चीज़ ये अभी कि जैसे हमने देखा था कि IMF के पास जाना पड़ा, मजबूरी आपकी थी। अब रेवेन्यू साइड के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा जी, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी। अब हालात आपके अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो गए, जो गुज़िश्ता पिछले 10-12 सालों के अंदर जो मामला रहा है उससे तो आपकी सूरत हाल बेहतर हो गई है। अभी आपने रेवेन्यू साइड के ऊपर काम करना है, इन्वेस्टमेंट को लेकर आना है, लोकल्स को आपने अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, उनके लिए आपने मौके पैदा करने हैं। उस तरफ कोई काम हो रहा है? अभी तो यहाँ पे रेगुलेशन से ही लड़ रहे हैं लोग कि ये मामला है, अभी ये मामला है, निशानदेही कर रहे हैं। कैसे हुकूमत ऐलान तो बड़े कर रही है, और स्टेट बैंक ने भी ऐलान किया है कि हम छोटे ताजरों को कर्जे देंगे, एग्रीकल्चर को देंगे, किसानों को देंगे। तो अगर कर्जे ही जो है अगर इसको दिया जाए और इंटरेस्ट फ्री कर दिया जाए अगर, तो मैं समझता हूँ लोग, तो ये तो कंडीशन होनी चाहिए ना मलिक साहब, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त गैर इस्लामी कंट्री ने अपने इंटरेस्ट खत्म कर दिए, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं। ऐसा ही है। तो हमारा भी 8 से 10% है, बैंक तो उसको जितना दो लगता है इतना लगा देते हैं। तो ये अगर हुकूमत कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन उसके लिए कर्जे के साथ उनको स्किल्ड भी किया जाए, उनको कारोबार के तरीके भी सिखाए जाए। मैं मलेशिया की मिसाल आपके सामने, जब मोहम्मद मातर साहब आए थे तो उन्होंने कहा जी मैं जब आया था, हम बहुत ही यानी गुर्बत की हालत थी, बहुत बुरा हाल था मलेशिया का। तो मैंने जो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर था उनको बुलाया, और मैंने उन्हें कहा कि देखो मैं आपके साथ कोई नेगेटिव अमल नहीं करूँगा, बिल्कुल ठीक है, आप मेरे साथ ये मेहरबानी करें, जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है लोकल को भी उसमें 25% शेयर दें, और उसका जो शेयर बनता है वो हुकूमत पे करेगी। बिल्कुल ठीक है। उसको आप स्किल्ड करें, उसको कारोबार सिखाएं, अपने साथ रखें। तो आज अल्लाह का शुक्र है, देखो ना
मतलब वही कहाँ गई मलेशिया इकोनॉमी, जिसको एक बिल्कुल। बेकार जजीरा समझ के फेंक दिया था, आज वो कितनी तरक्की कर गया। बड़ी इकोनॉमी तो बना यही हमारी हुकूमत को भी यही करना होगा कि अपने लोगों के ऊपर एतबार करे, उनको स्किल्ड करे, उनको कारोबार सिखाए और उनके साथ पूरी सपोर्ट करे। तो कोई वजह नहीं पाकिस्तान दोबारा 1960 वाली दिहाई में पहुंच जाए, क्योंकि 1960 में पाकिस्तान की GDP सबसे अच्छी थी, बिल्कुल सही। बल्कि मैं समझता हूँ न्यूयॉर्क, बरतानिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता था। ऐसा ही है। और लोगों को तो कहते थे जिस तरह GDP जा रहा है पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ये तो बरतानिया और न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ देगा, ऐसा ही शर्तें है। लगती थी उसके ऊपर। हमें भी हुकूमत को अगर इस पे मैं समझता हूँ अगर अभी वक्त है पाकिस्तान अगर उस मुकाम को दोबारा हासिल कर सकता है। इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है जी। और दूसरा ये कि पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। अब मसला ये है मलिक साहब, एक पॉलिसी एक हुकूमत आकर बनाकर जाती है, दूसरी गवर्नमेंट ने आकर ना उसको पॉलिसी को उठाकर एक तरफ रख देना है। अब मसला यहाँ पे हो ये रहा है, इससे 5 साल पहले आप देख लें, उससे पीछे आप 5 साल देख लें, तो सूरत हाल आपको ऐसी नज़र आती है, एक गवर्नमेंट आती है आकर फैसले करती है, दूसरी गवर्नमेंट आज को चलता करती है। तो ये सूरत हाल जब रहेगी आपके मुल्क में, कैसे आप अचीव करेंगे? अभी जैसे इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, आपको पहले ईज़ देनी पड़ेगी ना लोगों को। इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो समझाएं। अब IMF ने आपको क्योंकि पाबंद कर रखा है, आप नहीं कर सकते, तो ये कैसे जिंक्स जो है वो ख़त्म होगी, कैसे मामला होगा? IMF का वफ्त आता है, हमारी भी उनसे मीटिंग होती है और वो कहते हैं हम इनको ये नहीं कहते कि आप ये टैक्स लगाएं। हम ये तो बात कहते हैं सही है, जो आपने हम बिल्कुल आपको सही पैसे कहा। दे रहे हैं हमें वापस कैसे करेंगे, कैसे हमें करेंगे फार्मूला बता दें बताएं। आप हमें। तो इनके पास बोला वर्किंग तो होती नहीं हम आपके लोगों के पास ना। सही है। तो वो कहते हैं जी हमारे पास इतने करोड़ लीटर हम पेट्रोल बेचते हैं, अगर 10 रुपए बचाएंगे तो इतने पैसे हमारे यहाँ से आ जाएंगे। बिल्कुल सही। इतने बिजली के यूनिट खर्च होते हैं तो बिजली बढ़ाएंगे तो इतने यहाँ से आ जाएंगे, इतनी सब्सिडी हम देते हैं वो हम कम कर देंगे। तो ये बोला आप वर्किंग ही नहीं करते, आप सिर्फ लोगों पे टैक्स लगा के पैसे वापस करोगे, वापस करते तो वो तो आपकी इकानमी भी खराब होती है और आपका रेपुटेशन भी खराब होती है बिल्कुल। और महंगाई भी बढ़ती है। तो ये अब बड़ी आम बात है जिसकी उन्होंने निशानदेही की और हमें इस पर गौर करना चाहिए कि हमें टैक्स लगा बढ़ा के नहीं। देखो इंडिया ने और चाइना ने टैक्स कम करके अपना टैक्स बेस बढ़ाया सही है। तो हम अपना टैक्स बेस कम कर रहे हैं, 29 लाख है हम 17 लाख पे आ गए। ऐसा ही है। तो हमारा जो है रेवेन्यू दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो हम किस तरह, हमारी कैश बेस इकानमी है जो कि 25% सिर्फ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट टैक्स लिए जाते हैं, जी 75% इनडायरेक्ट है। यानी कि ये कितनी बड़ा फॉल है। कैश इकानमी की वजह से आपका पूरा पैसा बुक में आते ही नहीं है। बिल्कुल सही। और फिर वो वही FBR के लोगों की मर्जी है वो कितना उसमें से शो करें। दो बुकें बनी हुई हैं पूरी हर बैंक में, आप जाएं 2 बुक चल रही हैं ऐसा ही A और B। A होती है जो उन्होंने टैक्स जमा कराना होता है, B वो होती है जो उनके FBR के साथ मिली भगत करके। और वो जो है आप किसी भी आप होटल पे जाएं उनकी 2 इनवाइस होती हैं, किसी भी बड़े स्टोर में जाएं उनकी 2 इनवाइस होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। एक जो है वो टैक्स के लिए होती है और एक FBR के लिए होती है। उनको तो ये ऐसा जब वक्त आएगा तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक। हमें अपना टैक्स अगर नेटवर्क बढ़ाना है तो हमें डिजिटलाइज करना होगा और हर आदमी टैक्स पे करे और जो भी इनडायरेक्ट वाला सिस्टम ही खत्म होना चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए। वैसे तो हर बंदा टैक्स देता है, बच्चा पैदा होता है उसके दूध पे टैक्स है, पानी पे टैक्स है, किस चीज़ पे टैक्स नहीं। ऐसे ही। लेकिन बस हमारे लोगों का एक खौफ है, खौफ ये है कि हम टैक्स नेटवर्क में तो हमें पता नहीं क्या हो जाएगा, तो हम पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। ये खौफ पैनिक उनको टैक्स पेयर नहीं बनने नहीं, वो तो आपका जो पाकिस्तानी अब कोई जाता है FBR के दफ्तर में, जो कुछ होता है उसके बाद तो वो वापस आ जाता है, फिर कहता है कि यार इतना अगर इसमें हुकूमत को डिजिटलाइज करना होगा अपनी इकानमी को करने के लिए। इंडिया की मिसाल मैंने आपके सामने दी है, चाइना की मिसाल मैंने आपसे नहीं है। इंडिया को जब से डिजिटलाइज किया है तो उस वक्त से वो काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, नेटवर्क बढ़ रहा है। तो हमें भी इसको अगर बढ़ाना है तो हमें इनडायरेक्ट भी डायरेक्ट टैक्स ही लेना है हमने, और इसको बाकायदा दो बुकिंग कहीं भी नहीं होनी चाहिए, 2 मार्केटिंग कहीं भी नहीं होनी चाहिए। आपका अरबों रुपये का कोयटा में, कराची में, पेशावर में, लाहौर में, मतलब जितनी भी मार्केटें कैश भी काम है सारा। बिल्कुल सही। जब कैश में होगा तो उसमें चोरियां होंगी तो फिर हुकूमत को कुछ नहीं मिलेगा, हुकूमत को कुछ नहीं मिलेगा तो हुकूमत डिलीवर कैसे करेगी। कर्जे लेके कर्जे अदा करती रहेगी तो पाकिस्तान तरक्की तो नहीं कर सकता। तरक्की का ख्वाब देखना है तो हमें वैल्यू एडेड में होगा, मैन्युफैक्चर में होगा, टैक्स पे करना होगा, तभी पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। ऐसे ही। तो ये हमारी गुफ्तगू जारी है जी। एक छोटी सी हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मलिक साहब बैठे हैं, अच्छी गुफ्तगू हो रही है, ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी हमारी गुफ्तगू हो रही थी कुछ मईशत के हवाले से, माशी मामलात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मलिक बोस्तान साहब तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी सारी मईशत के हवाले से। मलिक साहब, ये अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, एक बहुत बड़ा मसला बन गया है और प्राइसेस ख़ास तौर पर बड़ी हाई हो गई हैं गाड़ियों की। अभी यही बात हो रही थी कि जनाब एक आदमी क्या करे, उसके पास कोई ढंग की सवारी नहीं है सड़क पर, गाड़ियाँ तो ख़रीदेंगे और फिर अगर इतनी महंगी होंगी, पूरी दुनिया से महंगी गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर हैं, तो ये भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है इसके ऊपर काम करें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हुकूमत को मैं समझ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मतलब बूस्ट करना चाहिए, उसको तमाम सहूलतें देनी चाहिए, तभी पाकिस्तान तरक्की कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं फैसिलिटियाँ देंगे और आम नहीं करेंगे, पाकिस्तान का नुकसान। मैं आपको 1998 में हम जब पाकिस्तान में एटमी धमाका किया, सिर्फ $200 मिलियन का क्रूड ऑयल इम्पोर्ट होता था। ऐसा ही है। और उस वक्त हुकूमत को $200 मिलियन के लिए मतलब उनके वक्त बड़ा रहता था कि हम किस तरह पे करेंगे। इकोनॉमिक सेक्शन लगी है तो हमारी हुकूमत के साथ बातचीत चलती रहती थी और हमने अरेंजमेंट भी करती थी, अल्लाह का शुक्र है। अब हमारा $12 अरब का क्रूड ऑयल आ रहा है जी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क होने के नाते पिछले 5 माह में 670 अरब रुपए की हमने खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट की। चाय का बिल अलग है, अभी मैं आपको बताऊंगा। हर महीने आप $1 अरब खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, तेल और चाय वगैरह, चीनी, गंदम, अब तो सारी हम इंपोर्ट करते हैं। इवन कपास जो है हमारी जो थी वो 13 मिलियन की जो बेल हुआ करती थी जी, वो आप 6 से 7 के करीब रह गई मिलियन पे आ गए, यानी 100% का आपका गैप आ गया। तो अब हमारे जो एक्सपोर्टर है वो कह रहे हैं धागा महंगा हो गया और हमें अब 7 मिलियन जो है बेल्स जो है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये अलग हमारे ऊपर एक मतलब है लायबिलिटी आ गई। जो पाकिस्तान नंबर 2-3 में कपास में आता था, अब 17वें नंबर पे चला गया। तो हुकूमत को ये चीज़ें सारी मद्देनजर रखनी चाहिए कि हुकूमत अगर हमारा यही आ रहा था, जो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, वर्कर इंडस्ट्री, वो सारी इन चीज़ों में चली जाएगी, फिर हम क्या बचाएंगे। ये बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इस तरह अगर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटियाँ नहीं देंगे, उसको आम नहीं करेंगे, ज़ाहिर हर घर में 5 बंदे 5 गाड़ियाँ वो रखेंगे, आपका सोल्यूशन अलग खराब होगा, बिल्कुल आपका एनवायरनमेंट अलग खराब होगा। और उसके लिए आपको चाहिए ऑयल की कंजम्पशन आपकी बढ़ गई है ना, आपकी तो ड्यूटियाँ पाकिस्तान में 300% भी दुनिया से ज्यादा है, 200% भी है, 100% भी है। तो इस वजह से गाड़ी महंगी है। इंटरनेशनल सतह पे तो इतनी कीमतें नहीं है, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में ड्यूटियाँ ज्यादा होने की वजह से वो तो हुकूमत को इस चीज़ को भी देखना है कि आम आदमी की बजाय अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा लोन देंगे और ज़्यादा इसको आम करेंगे तो मैं समझता हूँ खुद ब खुद ये मसला। आप देखो ना यूरोप में जो प्राइवेट ऑटो हैं और जो कारें हैं वो बाज़ारों में नहीं आने दी जा रही। ऐसा ही है। वहाँ उन्होंने बड़े बड़े पार्किंग प्लाजे बना दिए हैं और उसको उन्होंने बैरियर लगा दिए हैं और उसके आगे साइकिल रखे हुए हैं। आप जाएं, साइकिलों को उन्होंने चैन बनाया हुआ, आप उसमें जो भी तो उसकी टिकट डालें और उसको वो निकालें, उसको लॉक खुल जाता है। आप जहाँ साइकिल पे घूमें फिरें, अपना सामान लें और जहाँ आपका दिल करे उस साइकिल के ऊपर उसको जो है वहीं पे आप वो लॉक लगाएंगे, वो आपके पैसे वापस निकल आएंगे। टोकन सिस्टम रखा हुआ है, ये हमें करना चाहिए। मलिक साहब, गुफ्तगू जारी रहेगी। सरदार नज़ाकत साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमें लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू सरदार साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद, PS-52 का नतीजा आ गया आपके हक में जी, बड़ी कामयाबी है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, जिस तरह इलेक्शन हुआ वहाँ पे और साबिक वज़ीर आला सिंध उनको बदतरीन शिकस्त हुई वहाँ पे, और मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा वोटों से शिकस्त हुई है। ये पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस सिंध के अंदर उन कुव्वतों को एक मैसेज है जो पाकिस्तान के ऊपर सिलेक्टेड लोगों को मुसल्लत करके हुक्मरानी चाहते हैं और कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर कुछ नहीं किया और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये उसका जवाब भी है। और पाकिस्तान के अंदर जो PDM और पीपल्स पार्टी का जो बयानिया है उसका भी एक वाज़िया पैगाम है कि सिंध के लोग पीपल्स पार्टी के साथ हैं और PDM की जो पॉलिसीज हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। और अगर PDM के जो बयानिया उसको फॉलो ना करते तो मेरे ख्याल में अरबाब रहीम साहब मेरे ख्याल में 50% से भी कम वोट उन्होंने दिए। तो ये पाकिस्तान के उन कुव्वतों के लिए एक मैसेज है जो
पाकिस्तान के अंदर रिग इलेक्शन करते हैं, फेक इलेक्शन करवाते हैं, जिस तरह 2018 का इलेक्शन हुआ, उनके लिए एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा तो इसी तरह के रिजल्ट आप एक्सपेक्टेड करेंगे। ठीक है, तो आपके ख्याल में जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ है इधर? देखिए, छोटी मोटी गलतियां, कोताहियां, ये सारी चीजें अपनी जगह पे होती हैं। ये दुनिया में कहीं भी 100% जो आइडियल इलेक्शन कहीं भी नहीं होता है। अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुआ, उसके ऊपर भी बहुत सारी रिजर्वेशन है लोगों की, और दुनिया के जो ट्रांसपेरेंट इदारे हैं वो उनकी भी, उन्होंने भी काफी रिजर्वेशन शो किए हैं जो अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुआ। लेकिन निस्बतन बेहतर इलेक्शन था, कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। अच्छी बात है, हम जीतने वाले को मुबारकबाद पेश करते हैं और हारने वाले के साथ भी हमारी हमदर्दियां हैं कि ज़ाहिर है आज उनकी सियासत खत्म हुई है। और उनके लिए भी एक मैसेज है कि पाकिस्तान के अंदर जो चोर दरवाजे की सियासत है वो पाकिस्तान के अंदर अब नहीं चलने वाली। ठीक है, बिलावल साहब जा रहे हैं मुबारकबाद देने के लिए, बयान तो उनका आ गया हुआ है। जी, इंशाल्लाह चेयरमैन साहब का आज विजिट है उमरकोट का, और चेयरमैन साहब विजिट करेंगे। आप जो सीएम सिंध मुराद अली शाह और उनकी सारी कैबिनेट वहां पे उमरकोट के अंदर जाएगी, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन कमीशन की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके मुताबिक हमारे जो चेयरमैन साहब ज़ाहिर एमएनए भी हैं, वो वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन भी नहीं कर सके, और हमारे जो सूबाई वुज़रा हैं या चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो वहाँ पे किसी कैंपेन या किसी चीज का हिस्सा नहीं बन सके। तो आज एक ज़ाहिर है हमारे जो पहले एमपीए थे मर्दान शाह साहब, उनके जो बेटे अमीर शाह साहब वो भारी अक्सरियत से जीते। तो आज के दिन पीपल्स पार्टी उनको मुबारकबाद देने के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह साहब, नासिर शाह साहब और सईद गनी साहब और बाकी वुज़रा जितने हमारे हैं वो सारे उमरकोट जा रहे मुबारकबाद देने। ठीक हो गया। अभी पीडीएम के हवाले से बताइए क्या तय पाया है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, क्या समझते हैं पार्ट ले रहे हैं उसके अंदर? वहाँ पर भी तो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कि बड़ा आज इवेंट है ये, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के सामने हमारा जो प्रोटेस्ट है वो एक अलामती तौर पे प्रोटेस्ट है, और हम ये इलेक्शन कमीशन को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं और पाकिस्तान के उन इदारों को पैगाम देना चाहते हैं जो अनफॉर्चुनेटली इस सिलेक्टेड हुकूमत के पीछे खड़े हैं। और महंगाई जिस तरह उरूज पे है, और पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, आपको ज़ाहिर है पूरी चीजें सारी नीट एंड क्लीन सामने नजर आ रही है कि जिस तरह फॉरेन फंडिंग हुई, और अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, और बहुत ही मैं समझ रहा हूँ कि तशवीशनाक सिचुएशन है कि जो हिंदुस्तान के साथ उनके लिंक भी मिल रहे हैं और इजराइल के साथ भी उनकी लिंक भी मिल रहे हैं जो फंडिंग हुई है। मैं किसी के ऊपर कोई इल्जामात नहीं लगाना चाह रहा, कोई या किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन हम ये समझते हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी तहकीकात करने के बाद इलेक्शन कमीशन को एक प्रिंसिपल सेट करना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन में पूरी दुनिया की इन्वॉल्वमेंट होती है और पूरी दुनिया के जो लोग होते हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, जो दुनिया में पूरी दुनिया में अपने मकासद के लिए रिजल्ट हासिल करते हैं पूरी दुनिया में इलेक्शन के लिए, इसको रोकना होगा ताकि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम बेहतर तरीके से चल सके, एक जमहूरी गवर्नमेंट दूसरी जमहूरी गवर्नमेंट को अपनी पावर शिफ्ट कर सके। ये इस चीज के लिए हमारा प्रोटेस्ट है, और आज इंशाल्लाह इस्लामाबाद में पुरअमन प्रोटेस्ट होगा। और पूरी प्रोटेस्ट तो पूरी दुनिया में होता है, इसमें कोई कानूनी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह के हुक्मरान अब पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, मैं समझ रहा हूँ कि इससे भी ज्यादा जरूरी है कि मैं आज देख रहा था कि आज कुकिंग ऑयल 300 रुपए किलो पे जा रहा है, और जो चीनी की प्राइसेस, जो दवाइयों की कीमतें 700% पाकिस्तान के अंदर महंगी हुई हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से हुक्मरानों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि खुदारा पाकिस्तान के गरीब लोगों के का भी ख्याल रखें। और इमरान खान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद कहते थे कि जब मुल्क के अंदर महंगाई होती है तो उस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर होता है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप चोर है, लेकिन खुदारा पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ दें। पाकिस्तान के लोग आईसीयू में पड़े हुए, आप अपने चैनल के तवज्जुह से लोगों को, अपने इमरान खान साहब को ये मैसेज दें कि खुदारा जब भी आपसे महंगाई की बात होती है आप कहते हैं मेरे पीछे फौज खड़ी है, अपोजिशन एनआरओ मांग रही है, लेकिन वो जो कोयटा की लाशें थी
वो एनआरओ तो नहीं मांग रही थी। जो लोग 300 रुपए किलो ऑयल कुकिंग ऑयल खरीद रहे हैं वो तो एनआरओ नहीं मांग रहे हैं। जो 110 रुपए चीनी खरीद रहे हैं वो एनआरओ तो नहीं मांग रहे हैं। जो 220 रुपए दर्जन अंडे खरीद रहे हैं वो एनआरओ तो नहीं मांग रहे हैं। कम से कम उनको तो रिलीफ प्रोवाइड कर दें। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से हुकूमत पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू सरदार नज़ाकत, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, सुबह के वक्त प्रोग्राम में शरीक हुए। जी मलिक साहब, अब ये अपोजिशन हो आम आदमी हो, सवाल तो आपके सामने है, वो यही कि जी एनआरओ की बात तो अपोजिशन वाले चले मान लेते हैं कर रहा, लेकिन एक आम पाकिस्तानी तो रिलीफ ही मांग रहा है ना। देखो मैंने कहा जिन लोगों ने जिनकी ख्वाब ही 2 वक्त की रोटी है, हाँ बिल्कुल, उनके लिए तो महंगाई जो बहुत बड़ा अजाब है, ऐसा ही है। उनका तो कोई ख्वाब ही नहीं बेचारों का, ऐसा ही। वो तो कहते हैं कि हमें पता नहीं शाम की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे 70 लाख लोग हैं पाकिस्तान में जो 2 की रोटी से महरूम है। तो ये मैं समझता हुकूमत को इंडिया की तरह यहाँ भी जो है राशन कार्ड की स्कीम दोबारा इंट्रोड्यूस करें। पहले पाकिस्तान में थी 1970 में, तो दोबारा बहाल करने होता क्या है देखें ना, अभी अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम निकला, उसके अंदर जो करप्शन हुई है, मतलब दुनिया में आप जाएं तो सही, लोग आपसे पूछते हैं कि यार ये तुम्हारे मुल्क में हो क्या रहा है, मतलब सरकारी ऑफिसर 20-20 ग्रेड के वो 1000-1000 1200 रुपए के लिए वो कर गए। वही डिजिटल इकानमी और डिजिटल चीज ही इन चीजों को पकड़ सकती है। मतलब हमारा जो कल्चर है, हम बुराई को और करप्शन को अब बुरा नहीं समझते, ऐसा ही है, ये हमारे खून में शामिल हो गई है, फितरत का हिस्सा। और अभी पहले कोई रिश्वत लेता था तो लोग उससे नफरत करते, अब उसकी तारीफ करते हैं, बल्कि अपने जिन महकमों में रिश्वत ज्यादा है उस पर फखर, मेरा बेटा जी कस्टम है, मेरा बेटा जी FBI में, मेरा बेटा जी फलानी जगह पे। तो मतलब है उसका स्टेटस क्या है कि वहाँ रिश्वत ज्यादा चलती है, ऊपर की कमाई ज्यादा है। जब ये हमारी हालत होगी, हमारा एहसास इतना मर जाएगा, तो हम फिर बुरे को बुरा नहीं कहेंगे, तो फिर यही हाल होगा जो हमारा मौजूदा हाल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब क्या करें कि अब ये सूबाई हुकूमत का मामला है, अभी आपने देखा है सरदार नज़ाकत से हमारी बात हो रही थी कि सूबाई हुकूमतें एक मौक़िफ़ रखती हैं, वफाकी हुकूमत एक मौक़िफ़ रखती है। अभी पॉलिटिकल आपका सिस्टम कुछ ऐसा बन चुका है, अभी अवाम मज़ीद और कितनी देर सफ़र करेंगे, वो बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। वो होता ही है कि यहाँ पर अगर किसी से सवाल करे, वो कहता है जी वफाकी हुकूमत तावन नहीं करती है, वफाकी हुकूमत से पूछे कहते हैं जी 18वीं आईनी तरमीम आ गई है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, उससे उनसे जाके जवाब लें। मामला कैसे हल होता है ये बताइए। जी हमें सबसे पहले तो खुले दिल के साथ एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए। ठीक है, 5 साल का वक्त है, अगर हम प्रोटेस्ट में गुजार देंगे, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे, एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे, तो कभी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। नहीं कर सकता। देखो पाकिस्तान फौज के बगैर नहीं चल सकता, जिस दिन हमारी फौज गई पाकिस्तान भी साथ ही जाएगा, कच्चे धागे की तरह टूट जाएगा, और तस्बीह के दाने बिखर जाते हैं ना, पाकिस्तान बिखर जाएगा। खुदा के लिए फौज को इसमें इन्वॉल्व भी करें, और फौज और जो सियासतदान है उसके बगैर भी पाकिस्तान नहीं चल सकता। बिल्कुल ठीक है, यानी दोनों पाकिस्तान के लिए लाजमी है। तो दोनों को आपस में खुले दिल से तस्लीम करें, डायलॉग करें, एक थिंक टैंक बनाएं और पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचें, उसके ऊपर बयान दें। तो पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की करेगा? ऐसा ही है। अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत वसाइल दिए हैं, ठीक है, और दुनिया के जितने भी वसाइल हैं पाकिस्तान में इकट्ठे हो गए। सूरत आला रब्बे कुमात कज़बान, वो कौन कौन सी नेमतें हैं जो पाकिस्तान में अल्लाह ने नहीं दी। तो हमें इसको मैनेज करने की गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है। हमें खुले दिल के साथ, पाकिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आवाम की तरक्की करेंगे। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें आपस में मिल बैठना, डायलॉग करना ज़रूरी है, तभी जाके पाकिस्तान इस क्राइसिस निकल सकता है। ठीक है। अच्छा अब आखिर में जो है वो एक सबसे ज़्यादा सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो डॉलर के हवाले से है। वो रुपी डॉलर स्टेबिलिटी की बात हो रही थी अगले दिन, लेकिन फिर इधर एक स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है। लोगों ने बड़ा काम इसमें बना रखा है। अभी स्पेकुलेशन कैसे ख़त्म होगी? यहाँ पर एक हमारे देखने वाले उन्होंने ये सवाल किया कि मलिक साहब से पूछेंगे जो स्पेकुलेटिव मार्केट हो जाती है डॉलर के अंदर ख़ास तौर पे, ये कैसे ख़त्म होगी? एक सर्टन आपको फिगर होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कुछ भी है तो प्राइस इसकी स्टेबल रहेगी अनलेस के आपके पास कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं हो जाता। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेक श्योर कर सकते हैं इसको क्या? देखो ये स्पेकुलेशन नहीं होती। पिछले प्रोग्राम में मैंने समझाया था, हमारी जो IMF ने हमें फ्लोट, हमारी करेंसी को इंटरबैंक में फ्लोट कर दी। फ्लोट का मतलब ओपन छोड़ दिया, मार्केट डिमांड सप्लाई पे है, उसके ऊपर है। बिल्कुल। और वो जब मार्केट की डिमांड होती है हम लोग कहते हैं सट्टा हो गया, सट्टा नहीं, वो तो डिमांड होती है। जब डिमांड खत्म होती है तो वो डॉलर फिर वापस चला जाता है, फिर ये कहते हैं जी वो एक्शन हो गया, ये हो गया, चोर पकड़े। तो आम आदमी तो इंडेक्स को नहीं देख रहा होता, वो तो बस खबरें देख रहे होते हैं। ऐसा ही है। तो ये जैसे मैंने पहले भी कहा था कि देखो पिछले साल जनवरी में डॉलर का रेट 154 रुपये था 2020 में, और पाकिस्तान ने उसको 3.5 अरब डॉलर जो कि फॉरेन इन्वेस्टर को टी बिल फरोख्त करके वसूल किए थे। कोरोना का जी वबा आई तो उनको पैनिक आ गया, उन्होंने कहा जी हमने अपने पैसे वापस ले जाने, वो डॉलर
जब उनसे बढ़ के 170 तक चला गया। जब वो उनके पैसे 2 महीने में खत्म हो गए, फिर वापस 158 पे आ गया। सही है। तो ये तो चलते रहते हैं। अभी दोबारा 158 160 भी मार्केट खड़ी है। तो जब आपको कोई ऐसा क्राइसिस आ जाता है, कोई ऐसे आसात पेश आ जाते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, अभी डॉलर 158 से हमारा टारगेट 150 तक ले जाने का था, 155 था, लेकिन जब से अपोजिशन ने ये कॉल दी है जलसे जुलूसों की, और उससे जो है ना फॉरेन इन्वेस्टर दोबारा रुक गया, अनसर्टेनिटी। और जो लोग जो पहले डिजिटल अकाउंट जो पाकिस्तान है हुकूमत ने रोशन डिजिटल, वो बड़े कामयाब जा रहे हैं। 1 मिलियन से चलते चलते आज 10 मिलियन पर डे पे आ गया, तो हमारे पास आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वर्कर रेमिटेंस आप $2 अरब से बढ़ के 2.5 अरब के डॉलर के करीब पहुंच गई है। तो पाकिस्तान के अब कर्जे इतने ज्यादा हैं, 113 अरब डॉलर के करीब हैं, जो कि तो उन्हें वापस भी करने हैं। कोरोना की वजह से पाकिस्तानी हुकूमत को चांस मिला है, जून तक जो है उनको रीशेड्यूल कर दिए कर दे, लेकिन जून के बाद आपने फिर वापस करने। प्रेशर तो आएगा। फिर सऊदी के साथ हमारे तल्लुकात में कोई अतौर चढ़वाया, उन्होंने अपने डॉलर वापस मांग लिए, अल्लाह का शुक्र है हुकूमत ने वापस कर दिए, कोई ऐसा मसला दरपेश नहीं है। ऊपर से रेकोटेक का मसला हमारे सामने पेश है, और इस तरह के इंटरनेशनल जो हमारे चीज़ें हैं वो भी हमारे सर पे तलवार की लटकी हुई है। तो ये सारी चीज़ें डॉलर पे वेट करती हैं, डॉलर को ऊपर नीचे ले जाती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पिछले 6 महीने से डॉलर पाकिस्तानी रुपये बड़ा मुस्तहकम है, स्टेबल है। इतना क्राइसिस होने के बावजूद भी, कोरोना अगर होता जब लोगों के तबसरे थे वो तो डॉलर 200 का हो जाना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान का अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और पाकिस्तान में अगर ये ब्लैक इकानमी ख़त्म हो जाती है, स्मगलिंग ख़त्म हो जाती है, पाकिस्तान में मैं समझता इतना फॉरेन एक्सचेंज है कि हमें किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, हम 1-2 साल में वापस भी कर सकते हैं। अब हमारी बैड लक, हमारी जितनी भी हुकूमत ने ड्यूटियाँ बढ़ाई हैं, तो सारा वो स्मगलिंग होकर सामान आ रहा है। और पेट्रोल देखें 1100 पंप तो अभी गवर्नमेंट ने सील किए हैं, मतलब 1100 पंप वो जो बगैर लाइसेंस के चल रहे थे, तो उनका ऑयल सारे ज़ाहिर ईरान से आता होगा, उससे ड्यूटी आपकी अलग जो है वो लोग खा जाते हैं। उसकी जो ब्लैक मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, और उससे जब डिमांड बढ़ती है तो रेट में तौर चढ़ाव आ जाता है। ये चीज़ें स्मगलिंग बंद होएगी तो पाकिस्तान की इकानमी तरक्की करेगी। और ये तभी है बार बार में डिजिटल इकानमी इस वक्त पाकिस्तान की बका का मसला बन मसाइल का हल सारा। और हमें 2 चीज़ों पे बड़ा गौर करना है, पाकिस्तान को डिजिटलाइज करना है, पाकिस्तान की तमाम इकानमी को डॉक्यूमेंट्री करना है, और अपनी आबादी को कंट्रोल करना है। चाइना की मिसाल हमारे सामने, उसने आबादी पे कंट्रोल किया, बांग्लादेश ने आबादी पे कंट्रोल किया, तो आज उनकी जीडीपी भी बढ़ गया। मलिक साहब समझाते नहीं ना लोगों को, आपके रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। आप तो ये पढ़ाते आए कि आपको 500 साल की गैस आपके पास रखी हुई है, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन आपको हकीकत का सामना करना। अभी जैसे आपने बात की, एक बड़ी आम बात है कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा मसला है। ये मतलब ऐसा समुंदर है कि जो कि पाकिस्तान को बहा ना ले जाए, तो हमें समुद्र को रोकना होगा, आबादी के समुंदर को। ये बहुत बड़ा मसला। हमारे जो है बच्चे जो है स्कूलों में नहीं जा रहे, उनको गज़ा की किल्लत है, उनको वैक्सीन नहीं दी जा रही, घरों के 1 करोड़ घरों की कमी का सामने है। तो ये सारी चीज़ें आबादी की वजह से। बिल्कुल ठीक। और अब जो देखो ना, आप मैं बता रहा हूँ 200 मिलियन क्रूड ऑयल की जरूरत थी, अब वो 1 अरब तक चली गई, चला गया ऊपर। और आप खाने की पीने की चीजें 1 अरब डॉलर की आप मंगवाएंगे तो कैसे तरक्की करेंगे? बिल्कुल कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, आपको तो और बहुत कुछ करने की जरूरत है, सारी चीजें मद्देनजर रखनी है। ऐसा ही है। मलिक साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, अच्छी बातें भी पता चलती है ना। लोग तो आपको पता है कि बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन चले अच्छी बातें भी हो रही हैं। जो हमें तो मुल्क को बचाना है, मुल्क की बात करनी है, सबसे ज्यादा किसी की भी हो, मुल्क सबका है, सबसे ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हमारा पहला सेगमेंट था, बात हुई कुछ मलिक बोस्तान से। मीशत के हवाले से मामलात हैं, ज़ेर बहस आते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, तो कोशिश यही होती है कि जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात की जाए। तो एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिलसिला हमारा जारी रहेगा। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।